हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी चल रही है एग्ज़ाम की तैयारी। उम्मीद है आप सभी का एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। नहीं चल रही है तो चलाइए, क्योंकि समय बीत जाने के बाद ये समय वापस आना नामुमकिन है। एक बार बीता हुआ समय वापस कभी नहीं आता है। ठीक है, जो भी डिस्ट्रैक्शन है आपकी, जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, सबसे दूर हो जाइए। मुश्किल से आपके पास है, मुश्किल से 1-2 हफ्ते के जो टाइम है, उस टाइम में आप मन लगा करके जितना भी हो आप अपना एफर्ट डालिए। ठीक है, यदि इस वीडियो से आपका थोड़ा सा भी हेल्प हो जाता है, बार बार वीडियो देख रहे हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया गया है, ठीक है, तो आप देखिए, सुनिए, लिखिए, पढ़िए, बना के देखिए, तो पर भी आप बहुत कुछ कर पाएंगे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। पहला जो मास्टर वीडियो, जो क्वेश्चन पेपर का, मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन वीडियो बनाया गया था, उम्मीद है आप सभी ने उसको देखा होगा। अभी एक और मॉडल क्वेश्चन पेपर है, जैसा कि कहा गया था डी अकेडमी टीम के द्वारा कि 2 मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे। तो आइए दूसरा मॉडल क्वेश्चन पेपर के लिए आप तैयार हो जाइए। कॉपी और पेन पकड़ लीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। 2 वीडियो है, 2 वीडियो देखने में क्या दिक्कत है, 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। समझ में आया? एक दिन एक वीडियो देखे, रिवीजन किए, दूसरा वीडियो देखे, रिवीजन किए। स्टार्ट करें। फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स का दूसरा मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके सामने है ये, और आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लीजिए जी। CGBSE रायपुर जो क्वेश्चन पेपर और बनाया था प्रश्न बैंक, उसमें से शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से सेम बोर्ड पैटर्न पे है ना, ये है, आप देख सकते हैं। ठीक है जी, इसमें भी मूल्य आधारित प्रश्न को शामिल किया गया है, और इन सभी का आपको अभी मिलने वाला है वीडियो सॉल्यूशन। आप बस देखते जाइए जी, देखते जाइए, कॉपी पेन पकड़िए। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप ये PDF डाउनलोड कर लीजिए। PDF डाउनलोड करने के बाद आप कॉपी पेन पकड़ करके बैठ जाइए। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? पहला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला एक क्वेश्चन आया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 1। स्टार्ट करें। रेडी है जी? हाँ सर, रेडी है सर, स्टार्ट करिए। अच्छा चलिए, तो आपका पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम किस भौतिक राशि का मात्रक है? और दूसरा प्रश्न है, भंवर धारा किसे कहते हैं? तो सबसे पहला आंसर मैं यहां लिखने का प्रयास करता हूं। आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1 सबसे पहला आंसर है, न्यूटन प्रति कूलाम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो आपको पता होगा, न्यूटन प्रति जो कूलाम है, न्यूटन प्रति कूलाम की बात करते हैं। न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन का यदि बात करें कि किसका मात्रक है, तो ये बल का। कूलाम की बात करें तो ये किसका है? आवेश का। तो ये किसका सूत्र होता है जी? आपको पता है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक है। समझ में आया बात? ठीक, आगे स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, भंवर धारा क्या है? क्या जी बताओ, भंवर धारा क्या है? तो भंवर धारा को आप पढ़े होंगे AC वाले में, AC करंट पढ़े हैं ना। उससे पहले आप पढ़े होंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो उस वाले चैप्टर में आप डिस्कस किए होंगे भंवर धारा। भंवर धारा, हंसना मत ठीक है, नाम ही ऐसा लग रहा है। इसको फोको धारा भी कहते हैं, फोको धारा। फिर पता चला फोको धारा के रूप में पूछ लिया गया, फिर बोलोगे सर बताएं नहीं। तो जब किसी चालक में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है, जब किसी चालक में किस में परिवर्तन किया जाता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, यानी कि फाई में क्या हो जाता है? परिवर्तन किया जाता है। तो इस परिवर्तन के फलस्वरूप जल में उत्पन्न भंवर के समान, किसके समान जी? भंवर के समान एक आई प्रोड्यूस हो जाता है, यानी कि धारा प्रेरित हो जाता है। उस धारा को ही हम लोग क्या कहते हैं? भंवर धारा कहते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक मैग्नेट है
और इस मैग्नेट में यदि हम ये मान लें कि ये क्या है, प्रत्यावर्ती धारा में मान लेते हैं क्या है हमारे पास, एक प्रत्यावर्ती धारा में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। प्रत्यावर्ती धारा है, इसका मतलब वो तो परिवर्तन होगा ही। ओशे ने बताया था कि इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब वो चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कराएगा। और इसी के बीच मान लेते हैं हमारे पास कोई प्लेट है, तो इस प्लेट में भंवर के समान एक चक्करदार विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसे भंवर धारा कहते हैं। इसके वजह से जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है उसमें गर्म हो जाता है, पता है आपको। तो गर्म किस कारण से होता है, उस भंवर के धारा। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, किसी चालक में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के फलस्वरूप जल में उत्पन्न चक्करदार भंवर के समान एक धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम लोग भंवर धारा कहते हैं। क्या ये बात समझ में आई? आप एक छोटा सा ऐसे डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? आपको पता है ना, ये है आंसर नंबर 3। 1 मार्क के क्वेश्चन है, आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3 आप देख सकते हैं। लेंस क्षमता सूत्र जानते हैं जी, लेंस क्षमता का मात्रक दोनों बता देते हैं। लेंस क्षमता, लेंस क्षमता आपको पता होगा, F P से रिप्रेजेंट करेंगे। P इज इक्वल टू होता है 1/f। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को यदि वो मीटर में नापी गई है, किस में नापी गई है, हम मीटर में, सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं लेंस क्षमता। तो लेंस क्षमता के मात्रक को हम लोग कहते हैं डाईआफ्टर के नाम से जानते हैं। इसको आप मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं, यानी कि माइनस में होता है। लेंस क्षमता देखना, आप चश्मा पहनते तो माइनस का है, तो पावर ज़्यादा है बोलते हैं, सुने होंगे ना, इसीलिए वो माइनस में है, -1 है ना। तो लेंस क्षमता का मात्रक क्या हो जाएगा, डाईआफ्टर। क्लियर हुआ? नोट डाउन करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन धातुओं के लिए, ये किन नहीं है, किस है जी, ये किस है, किस धातु के लिए, किस धातु के लिए क्या कार्यफलन का मान सबसे कम होता है? किस धातु के लिए कार्यफलन का मान सबसे कम होता है? कार्यफलन जानते होंगे, यदि किसी धातु पे कोई निश्चित आवृत्ति की कोई प्रकाश किरण प्रवाहित होती है, या आपतित होती, प्रवाहित नहीं बोलेंगे, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। आंसर नंबर 4। यदि प्रश्न कार्यफलन भी आ जाता है तो अभी आप लिखना, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैं कार्यफलन को समझाने का प्रयास किया आपको। कार्यफलन, ठीक है जी, कार्यफलन क्या है, एक ऊर्जा का मान है। यदि कोई धातु है, इस धातु पर, धातु की सतह पर, इस धातु की सतह पर जी, ठीक है, इस धातु की सतह पर कोई प्रकाश तरंगे या किरण आपतित होती है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे कार्यफलन कहते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। तो किस धातु की, यदि धातु की बात करें तो धातुओं में जो सीजियम होता है, क्या होता है जी, सीजियम, इसकी कार्यफलन सबसे कम होती है, ठीक है, क्या होती, सबसे कम होती है। और प्लेटिनम की बात करें तो इसकी कार्यफलन सबसे अधिक होती है। तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्रश्न में यह पूछा गया है कि किस धातु की कार्यफलन सबसे कम होती है, तो सीजियम धातु होता है, उसकी कार्यफलन सबसे कम होती है, प्लेटिनम का ज़्यादा रहता है। क्या ये क्लियर हुआ आप लोग का जी? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फोटो डायोड का संकेत चिन्ह बनाइए। फोटो डायोड समझते हैं, फोटो डायोड जी, ठीक है, फोटो डायोड का संकेत क्या है? फोटो डायोड क्या है, जो क्या करेगा, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, फोटो डायोड। आंसर नंबर ये क्या था, 4। अब ये है 1 नंबर वाले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, आंसर नंबर 5। आंसर नंबर 5, ये आंसर नंबर 5 हो गया। फोटो डायोड किसे कहते हैं, आपको पता होगा। फोटो डायोड किसे कहते हैं नहीं पूछा है। एक डायोड है ना, पीएन संधि डायोड से मिलकर बना रहता है, जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। इसका संकेत इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है, ये हो गया इस तरीके से, ये बना दिए। लेकिन एक चीज़ याद बनाना, आपको प्रकाश भी बनाने की आवश्यकता पड़ेगी,
क्या ये क्लियर हुआ? ठीक है, ये क्या क्लियर हुआ? इसको P बोल सकते हैं, इसको N बोल सकते हैं। संधि डायोड पढ़े होंगे ना, अर्धचालक वाला सिस्टम। तो इस तरीके से ये क्या है, फोटो डायोड का संकेत है। आप लिख सकते हैं जो प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तन करता है। इस प्रकार के PN संधि डायोड को हम लोग फोटो डायोड कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1 नंबर वाले जो प्रश्न है, मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गए, PDF देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति लघुतरी प्रश्न, 2 अंक वाले प्रश्न है। आवेश का क्वांटिजेशन ऑफ थ्योरी क्या है? क्वांटीकरण क्या है? आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं? आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं? आवेश का क्वांटीकरण, ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन, आंसर नंबर 6, आंसर नंबर 6, ये है आंसर नंबर 6। और इस आंसर नंबर 6 का जो प्रश्न है पूछा गया है, आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या है? आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या है? किसी भी वस्तु में जो आवेश की मात्रा है, मिनिमम आवेश की जो मात्रा है ना, समझ में आ रहा है? सबसे कम आवेश की जो मात्रा है एक निश्चित सूत्र से दी जाती है, या बोल सकते हैं कि किसी भी वस्तु में आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन की आवेश का एक पूर्ण गुणज के रूप में होता है। और ये हमेशा क्या होता है, इंटीजर फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में होगा? ये इंटीजर फॉर्म में होगा या इंटीग्रल फॉर्म में होगा। इसका फार्मूला होता है Q = ±NE। E मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, और N का मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। याद रहे N हमेशा 1 2 3 4 5 इस तरीके से रहेगा। N कभी भी 1/2 या 1/3 या 1/4 इस तरीके से नहीं रहेगा, ये कंप्लीट इंटीग्रल के फॉर्म में रहेगा, जिसे हम लोग कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत। आवेश एक क्वांटा की तरह रहता है, एक पैकेट की तरह रहेगा, और उस पैकेट की जो वैल्यू है दैट इज Q = ±NE। E की वैल्यू आपको पता होगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। ये E की वैल्यू भी यहाँ पे लिख सकते हैं, E = 1.6। चूंकि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो माइनस होगा 10⁻⁹ कूलाम। और N क्या है, आवेश की संख्या। क्या ये बात समझ में आया आप लोग का जी? ठीक है, PDF मिल जाएगी, ये जो पढ़ा रहा हूँ ना इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप प्रॉपर ईमानदारी से ऑनेस्ट हो करके पढ़ाई कीजिए, बस एग्जाम है सामने इसलिए। क्या चीजें समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुगमन वेग को परिभाषित करते हुए अनुगमन वेग व विद्युत धारा में संबंध लिखिए। अनुगमन वेग और विद्युत धारा में क्या लिखना है? संबंध लिखना है कि विद्युत धारा में क्या संबंध है। क्या चीजें समझ में आई? अनुगमन वेग किसे कहेंगे जी, पता है आपको? अनुगमन वेग और विद्युत धारा में क्या संबंध है उसको लिखेंगे, प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, संबंध लिखिए बोल रहे हैं ना। अनुगमन वेग बोलेंगे किसे? अनुगमन वेग बोलेंगे किसे? ध्यान से देखिए, आंसर नंबर 7, आंसर नंबर 7 ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से भी जानते हैं इसको जी। इंग्लिश में यदि बात करें, अपवाह वेग भी कहते हैं इसी को, अपवाह, आपको पता होगा। अपवाह या अनुगमन, या क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग किसे कहते हैं? तो अपवाह वेग या अनुगमन वेग का मतलब क्या? यदि मान लेते हैं हमारे पास एक क्या है, चालक है, ठीक है, क्या है जी, चालक है, और इस चालक में मान लेते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, बहुत सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन हैं, और इस इलेक्ट्रॉन की दिशा अलग अलग है। क्यों? क्योंकि सतह पर है, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है। यदि इस चालक में हम क्या लगा दें, विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दें, क्या लगा दें जी, विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दें, एक साइड प्लस कर दें और एक साइड क्या कर दें, माइनस अप्लाई कर दें, यानी कि किसी चालक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के प्रभाव में ये इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, ये जो इलेक्ट्रॉन है एक निश्चित दिशा में गति करने लगता है। दिशा सबकी सेम हो जाती है, ये अट्रैक्ट कर लेगा, ये पॉजिटिव है निगेटिव है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के प्रभाव में, यानी कि E के प्रभाव में
इलेक्ट्रॉनों के द्वारा एक निश्चित दिशा में औसत वेग को हम क्या कहते हैं? अनुगमन वेग के नाम से जानते हैं। तो अनुगमन वेग, और यदि मान लेते हैं इसकी अनुगमन वेग vd है, इसकी बीच की दूरी मान लेते हैं क्या है? d है ना। इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का नाम मान लेते हैं क्या है? I है। तो आपको पता होगा कि विद्युत धारा, और मान लेते हैं इसका जो क्षेत्रफल है, ये जो है मान लेते हैं क्या है? क्षेत्रफल क्या है? A है। तो क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू हो जाता है, I इज इक्वल टू NeAVd। इन दोनों में इस प्रकार का संबंध होता है। विद्युत धारा N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है? इलेक्ट्रॉन, A क्या है? क्षेत्रफल, और dVd क्या है? इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। ठीक है, समझ में आया बात? हाँ, इस तरीके से आपको लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम की सीमाएं लिखिए। ओम की नियम की क्या लिखना है? सीमाएं लिखना है। ओम का नियम जानते हो जी, 10वीं में पढ़े होंगे, है ना। ओम की नियम क्या है? ओम की नियम का सीमा लिखना है। पहली बात तो ओम का नियम आप लोग जानते होंगे। ओम का नियम क्या है? ओम का नियम, आंसर नंबर कौन सा है जी? 8। आंसर नंबर 8। आंसर नंबर 8। आंसर नंबर 8 क्या बोलता है? ओम की नियम की सीमाएं लिखो। ओम की नियम की सीमाएं, ओम के नियम, पहली बात तो जान रहे हो ओम का नियम क्या होता है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यदि किसी चालक तार के लंबाई और या ताप किसी भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो उत्पन्न विभवांतर बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसकी सीमा V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? RI, या R इज इक्वल टू V अपान I। ये प्रतिरोध बोलते हैं इसको। यदि हम सीमा की बात करें तो एक चीज याद रखना, आपको पता है लंबाई में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और कुछ भौतिक अवस्था है, ताप में भी क्या नहीं होना चाहिए? परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ओम का नियम हमेशा रेखीय संबंध को पालन करता है, संबंध का पालन करता है। किसके किसके बीच में? आपको पता है V और I के बीच में। लेकिन जैसे ही ये घूमेगा, रेखीय संबंध नहीं होगा तो ओम का नियम का पालन नहीं होता। ये रेखीय संबंध को बताता है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, आप अच्छे से लिख लेंगे जी। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 है, तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? समझाइए। तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत तरंग प्रकाशिकी में पढ़े होंगे, तरंग प्रकाशिकी में पढ़े होंगे जी। तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत सुपरपोजिशन बोलते हैं क्या इंग्लिश में? ठीक है, आंसर नंबर 9। आंसर नंबर 9, आंसर नंबर 9। तो क्या हो जाएगा आंसर नंबर 9 का? अध्यारोपण का सिद्धांत, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? अध्यारोपण का सिद्धांत, यदि मान लेते हैं भिन्न भिन्न आवृत्ति की, अलग अलग आवृत्ति की कोई प्रकाश तरंगे जिसकी आवृत्ति समान हो, आवर्तकाल समान हो, सेम टाइम पे पहुंचता हो, क्या क्या होना चाहिए? आवृत्ति समान हो, समझ में आया? समय समान हो, समान समय में जाना चाहिए। और क्या समान होना चाहिए? आयाम समान होना चाहिए। यदि ऐसे भिन्न भिन्न है ना तरंगे जिसकी आवृत्ति समान हो, समय है वो समान हो और आयाम भी समान हो, माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है। मान लेते हैं ये एक तरंग है, पहुंच गया y1, इसको वेक्टर y1 लिखेंगे। एक और तरंग है, पहुंच गया, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? वेक्टर y2। एक और तरंग है, पहुंच गया, ये क्या है? वेक्टर y3 है। तो सब मिला करके एक परिणामी तरंग का निर्माण करता है। तो परिणामी तरंग की विस्थापन समझ में आया? वेक्टर y इज इक्वल टू उन अलग अलग तरंगों के विस्थापन के, लिख लो, सदिश वेग के बराबर होता है। ऊपर में सदिश लगाना पड़ेगा,
y1 प्लस y2 प्लस क्या हो जाएगा y3 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये जो फॉर्मूला है आपको बताता है तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत को। क्या बात समझ में आई? मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिख लेंगे जी, है ना। ये इस प्रकार से डायग्राम भी आप बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? रेजिस्टेंस जो होता है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है? आइए देखते हैं। आंसर नंबर है हमारे पास आंसर नंबर 10। किसी चालक का जो प्रतिरोध है किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। आपको पता है प्रतिरोध क्या है? विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करने वाला जो कारक होता है उसे हम लोग रेजिस्टेंस या प्रतिरोध के नाम से जानते हैं, है ना भाई। तो ये जो मान लेते हैं हमारे पास एक क्या है, चालक तार है जिसकी लंबाई मान लेते हैं क्या L है और जिसका क्षेत्रफल क्या है A है। तो प्रतिरोध होता क्या है? ये जो प्रतिरोध है L के अनुक्रमानुपाती होता है। सबसे पहली बात, लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ेगा, जितनी ज़्यादा लंबाई उतना ज़्यादा ब्रेकर। और ये जो प्रतिरोध है इसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो ज़्यादा रास्ता मिल जाएगी। तो इस तरीके से यदि हम दोनों को एक साथ लिखें तो एक कांस्टेंट वैल्यू मिलता है, दैट इज रो L अपान क्या हो जाएगा A। तो हम बोल सकते हैं किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर निर्भर करता है। दूसरा किस पर निर्भर करता है? क्षेत्रफल पर। लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। समझ में आया? और तीसरा प्रकृति पर निर्भर करता है। किसकी? चालक तार की धातु, किस धातु से मिलकर बना हुआ है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। बात समझ में आ गई? इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है जी, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 अंक वाले प्रश्न, जिसमें क्या कहा गया है, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में क्या संबंध है? विद्युत वाहक बल और विभवांतर में क्या संबंध है? तो सबसे पहला चलिए स्टार्ट करते हैं, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में क्या संबंध है। प्रश्न क्रमांक क्या था वो? 11। प्रश्न क्रमांक 11, आंसर नंबर 11 क्या हो जाएगा? क्या पूछा है? EMF और वोल्टेज में डिफरेंस पूछा है जी। विद्युत वाहक बल तो एक साइड लिख लीजिए आप। अच्छा पूरा लिख लें क्या? चलिए अब ऐसे बना सकते हैं, ये तो और अच्छी बात है। तो क्या हो जाएगा? ठीक है, ये आप ऐसे बॉक्स भी बना सकते हैं, नहीं बनाएंगे तो भी चलेंगे। एक तरफ क्या है? विद्युत वाहक बल और दूसरी तरफ क्या है? विभवांतर वोल्टेज। तो ये क्या है? पहला 3 लिखेंगे, दूसरा और क्या हो जाएगा? तीसरा। विद्युत वाहक बल क्या होता है? 2 सेलों के सिरों के मध्य, यानी कि जो क्या होता है, 2 सिर, कैथोड होगा दूसरा एनोड, तो 2 सेलों के बीच, 2 सेलों के सिरों के बीच जो अधिकतम विभवांतर होता है, मैक्सिमम विभवांतर को ही क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। समझ में आया? लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्या करता है? विभवांतर की यदि हम बात करें तो 2 सेलों के बीच वाली बात नहीं होता है, ये विद्युत परिपथ में ये मैक्सिमम होता है। समझ में आया? मैक्सिमम को ही विभवांतर EMF बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? विद्युत परिपथ के 2 बिंदु के मध्य विभव में अंतर को, वोल्टेज के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? विभवांतर कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे। दूसरा, यदि हम बात करें विद्युत परिपथ के भंग होने जाने पर, यदि विद्युत परिपथ के भंग हो जाने पर इसकी अस्तित्व की बात करें तो इसका अस्तित्व रहता है। लेकिन विभवांतर की बात करेंगे तो विद्युत परिपथ के बाद इसका अस्तित्व क्या हो जाता है जी? समाप्त हो जाता है। समझ में आया? अस्तित्व क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। दूसरी बात,
हमेशा याद रखना EMF जो होता है वोल्टेज से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। और यहाँ पे लिख सकता हूँ वोल्टेज इज लेस देन EMF, ये हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। आपको ये भी पता होगा, इसके माध्यम से हम लोग विद्युत वाहक बल की गणना करते हैं सेल के माध्यम से। इसका जो क्या होता है, इसका विद्युत वाहक बल यानी कि विभव मापी का सहायता से हम लोग सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना करते हैं। तो ये 3 अंतर पर्याप्त है, इसको आप लिख लेंगे अपने शब्दों में। ठीक, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखा किसे कहते हैं, 3 विशेषताएं लिखिए। चुंबकीय बल रेखा किसे कहते हैं, 3 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक है 12। प्रश्न क्रमांक क्या है, 12। चुंबकीय बल रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय बल रेखा किसे कहेंगे, चुंबकीय बल रेखा मान लेते हैं क्या है ये, आंसर नंबर 12। चुंबकीय बल रेखा किसे कहेंगे, किसे कहेंगे जी, सुने हैं, मैग्नेटिक लाइन, मैग्नेटिक फोर्स लाइन बोल सकते हैं, चुंबकीय बल रेखा। चुंबक के, आपको पता होगा, चुंबक के ये हमारे पास क्या है, एक चुंबक है N और S। चुंबकीय बल रेखा मतलब क्या, कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जहां पे एकांक उत्तरी ध्रुव यूनिट नॉर्थ पोल स्वतंत्रता पूर्वक गमन कर सकता है। डेफिनेशन लिख सकते हैं इसको, उसे हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखा। सीधी सी बात है, वह बिंदु जहां पे कोई भी चुंबकीय पदार्थ बल का अनुभव करता है उस काल्पनिक रेखा को चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। ये N से स्टार्ट होता है, S पे समाप्त होता है, ये तो जानते ही होंगे आपको। ठीक है, इस तरीके से आप क्लास 10th में प्रैक्टिकल भी किए होंगे जी, ऐसे इस तरीके से ये निकलता है और ये इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे समाप्त होता है। यदि इसकी विशेषता की बात करें तो ये N से चालू होता है और S पे समाप्त होता है। उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट होगा, दक्षिणी ध्रुव पे समाप्त होगा। ये बल रेखा एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है, पूरा लिखेंगे आप लोग, नहीं काटती है। और तीसरी बात ये कि ये एक दूसरे के लंबवत भी हो सकता है, एक दूसरे के नहीं, इसकी सतह से, चुंबक की सतह से लंबवत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। विद्युत बल रेखा हमेशा होता है, हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इस प्रकार से ये 3 विशेषता आप लोग लिख सकते हैं चुंबकीय बल रेखा का। उम्मीद है ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही होगी। 1 बाय 1 करके नोट्स ज़रूर बनाएं आप लोग, ठीक है जी, और अंत तक वीडियो तक बने रहें क्योंकि ये आपकी लास्ट पढ़ाई होगी। एग्ज़ाम देने के बाद तो सब खत्म है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो समझ में आया जी, आंसर नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 13 ये देखो, निम्न बिंदुओं के आधार पर ट्रांसफार्मर की व्याख्या कीजिए। पहला लिखा है नामांकित चित्र, दूसरा कार्य सिद्धांत, तीसरा परिणमन अनुपात का सूत्र क्या है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करें। आंसर नंबर 13, ट्रांसफार्मर क्या है ना। आंसर नंबर 13 लिखते जाओ। आंसर नंबर 13 क्या होगा, आंसर नंबर 13, आंसर नंबर 13 क्या होगा सर, हमको बताओ सर। चलिए बताते हैं, हमको समझाना है किसको, ट्रांसफार्मर को। सुने हैं जी, है ना। किन बिंदुओं पे समझाना है, सबसे पहले क्या लिखा है, नामांकित चित्र। तो नामांकित चित्र से पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो बिना विद्युत ऊर्जा नष्ट किए, है ना, प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टेज को घटा देता है या बढ़ा देता है। कुल मिला के AC वोल्टेज को परिवर्तित कर देता है बिना विद्युत ऊर्जा नष्ट किए, तो उसे हम लोग ट्रांसफार्मर कहते हैं। आपको पता है ट्रांसफार्मर में 2 कुंडली होती है, ठीक है ना। एक साइड बनाते हैं नामांकित चित्र, एक साइड बनाएंगे कार्य सिद्धांत, क्या किस तरह काम करता है। इसी में लिख दे, क्या करेंगे, AC वोल्टेज को बिना विद्युत ऊर्जा नष्ट किए क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। ऐसे डिवाइस को, ठीक है, ऐसे डिवाइस या ऐसे यंत्र को हम क्या कहते हैं,
ट्रांसफार्मर कहते हैं। लेकिन इस ट्रांसफार्मर में, ये ट्रांसफार्मर आपको पता होगा कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। एक को बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप मतलब जो निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। ऊंचाई बोलते हैं जी हिंदी में, क्या बोलते हैं इसको, ऊंचाई। इसमें क्या होता है, प्राथमिक कुंडली, इसको प्राथमिक कुंडली बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, द्वितीयक कुंडली। प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या है, समझ में आया, इसमें प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या है कम होता है और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा होता है। तो ये क्या करता है, ये करता क्या है, ये ऊंचाई है, वोल्टेज को बढ़ा देता है। क्या बात समझ में आई। दूसरा जो है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगा और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होगा और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं NP इज लेस देन NS, बट यहाँ पे लिखेंगे NP इज ग्रेटर देन NS। तो इस तरीके से ये काम करता है। कार्य सिद्धांत इसी में आ गया। नामांकित चित्र एवं कार्यविधि सिद्धांत की बात करें तो इस तरीके से इसमें क्या होता है, एसी करंट फ्लो होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, कुंडली ज़्यादा है तो वोल्टेज बढ़ जाती है, फेरों की संख्या ज़्यादा है। इसमें फेरों की संख्या कम है तो वोल्टेज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऊंचाई, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपचाई। क्या बोलते हैं इसको, अपचाई। स्टेप डाउन लिखा है ना। तो ये है ट्रांसफार्मर। ये है ट्रांसफार्मर है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, ये प्राथमिक द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या। इसका यदि हम सूत्र की बात करें, परिणामन सूत्र बोलते हैं। सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे, हम फिर से यदि बात करते हैं, यह है प्राथमिक कुंडली, यह है कुंडली में की संख्या और इसको बोलते हैं द्वितीयक कुंडली। आपको पता होगा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या को NP से, इसको NS से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आपको पता है NP छोटा है NS से, तो वो जो ट्रांसफार्मर होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है। लेकिन यदि NP छोटा होता है, किससे बड़ा होता है, किससे, NS से, तो ये होता है अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, क्या बात समझ में आई जी। हाँ सर, आ गई। आपको पता होगा माइकल फैराडे ने एक नियम दिया था जिसे हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। उस नियम के अनुसार, है ना, EMF जो होता है E इज d∅dt, पता है। यदि हम बात करें EP की बात करें तो EP इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये कैपिटल E से रिप्रेजेंट करेंगे। EP इज इक्वल टू फेरों की संख्या की बात करूंगा तो NP और ये हो जाएगा dφ/dt। ये किसके लिए है जी, प्राथमिक कुंडली के लिए है, प्राथमिक कुंडली के लिए। इसी तरीके से यदि मैं द्वितीयक कुंडली के लिए बात करूं, द्वितीयक कुंडली की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, ES इज इक्वल टू NS dφ क्या हो जाएगा dt। ये समीकरण पहला, ये समीकरण दूसरा। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से आपको पता है जितनी ऊर्जा है उतनी ही ऊर्जा उधर जाएगी। या हम कह सकते हैं समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, 1 में 2 का भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, EP/ES। आपको पता है ये कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा, NP अपान क्या हो जाएगा, NS। ठीक है, ये हमारे पास एक सूत्र हो गया। इसी को यदि मैं आगे बढ़ाना चाहूँ तो आपको पता होगा P1 इज इक्वल टू P2 लिख सकते हैं पावर, और PV इज इक्वल टू क्या होता है, I/V होता है, ये भी पता है आपको। यदि प्राथमिक कुंडली के लिए लिखूँ तो क्या हो जाएगा, I1, इसको क्या लिखूंगा, IP, और क्या है V है ना, तो V को E लिख सकते हैं, VP। V और E लगभग सेम होता है जी, विभवांतर और विद्युत वाहक बल बराबर क्या हो जाएगा, IS/ES। तो IP डिवाइडेड बाई IS इज इक्वल टू ES डिवाइडेड बाई EP इज इक्वल टू क्या, NS डिवाइडेड बाई NP। क्या ये बात समझ में आई आप लोग की। इसी को हम लोग परिणामन सूत्र कहते हैं, ट्रांसफार्मर का परिणामन सूत्र का व्यंजक है। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर है, यहाँ तक आप लिख सकते हैं, ये सूत्र आपको भी पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, ये प्रश्न क्रमांक क्या था, 13।
प्रश्न क्रमांक 14 क्या है? प्रश्न क्रमांक 14 है ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं? ये तो शामिल हो गई, ये कहाँ पे मिल गया? इसको आप लोग बनाना, ग्रीन हाउस प्रभाव पढ़े हो 6ठी 7वीं में। प्रश्न क्रमांक 15 देखो, दो लेंसों को संयुक्त करने पर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं जी। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हेतु व्यंजक, आंसर नंबर 15। आंसर नंबर 15। दो छोटे छोटे जो लेंस हैं उसको हम क्या करेंगे? संयुक्त करेंगे। दो लेंस है, दोनों लेंस को एक साथ करेंगे तो उस एक साथ करने के फलस्वरूप जो नया लेंस मिलेगा उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हेतु व्यंजक आप लिख सकते हैं, टाइटल लिख सकते हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। क्या हो रहा है? संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हेतु व्यंजक F इज इक्वल टू निकालने वाले हैं, या 1/f भी बोलते हैं, पता होगा आपको, लेंस सूत्र का व्यंजक। मान लेते हैं हमारे पास दो छोटे छोटे लेंस हैं, एक लेंस का नाम क्या है? L1 और दूसरा एक और लेंस है, ठीक है। इस लेंस को क्या बोलते हैं? L2। और ये दोनों ही लेंस मिल करके एक लेंस की तरह काम कर रहे हैं जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? L बोलेंगे। ये लेंस की फोकस प्रकाश केंद्र की तरह काम करेगा। मान लेते हैं मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु क्या है? कोई वस्तु है जो बिंदु आकार का है। यहाँ से एक प्रकाश किरण जाएगी, L1 का एक प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे? I1 में। और समझ जाना ये जो I1 है, बात समझो, L2 के लिए वस्तु की तरह काम करेगा, ठीक है। L2 की तरह वस्तु की तरह काम करेगा, लेकिन L2 का अंतिम प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे? I पे बनेगा। क्या ये बात समझ में आई आप लोग का जी? ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, पहले समझने का प्रयास करते हैं। L1 के लिए वस्तु और प्रतिबिंब, वस्तु की दूरी को आपको पता है किससे रिप्रेजेंट करते हैं? U से। ये क्या हो जाएगा? V। ये क्या हो जाएगा? V1। प्रतिबिंब की दूरी को V1 से रिप्रेजेंट करते हैं जी, पता होगा ना। L1 वस्तु, U प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी? V1। L2 के लिए क्या हो जाएगा? वस्तु क्या हो जाएगा? V1। क्यों? वस्तु की तरह काम कर रहा है। और प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? अंतिम प्रतिबिंब हो जाएगा। प्रतिबिंब मतलब प्रतिबिंब की दूरी की बात कर रहा हूँ, ये याद रखना है आपको। और चिन्ह परिपाटी भी आपको याद रखना है, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो चिन्ह रहता है उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं। गॉट इट ऑल स्टूडेंट गॉट इट? ओके सर। हमको पता है लेंस सूत्र, क्या पता है बताओ? लेंस सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u ये होता है। यदि मैं L1 के लिए अप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा? 1/f1, पहले लेंस की फोकस दूरी f1, तो क्या हो जाएगा? 1/v प्रतिबिंब की दूरी, पहला प्रतिबिंब कहाँ पर है? V1 पर, माइनस 1/ क्या हो जाएगा? u ही होगा। मान लेते हैं क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इसी तरीके से L2 के लिए क्या हो जाएगा? 1/f2 इज इक्वल टू 1/ अंतिम प्रतिबिंब V पे बन रहा है। L2 के लिए वस्तु का काम कौन कर रहा है? V1 काम कर रहा है। ये समीकरण मान लेते हैं क्या? 2, और ये क्या है? समीकरण 1। चूंकि दोनों छोटे छोटे लेंस से क्या बना है? एक संयुक्त लेंस बना है, कंबाइन लेंस बनी है, तो उसकी हमको पता कैसे चलेगा? समीकरण 1 और 2 को ऐड करेंगे जी, तो ऐड करेंगे तो 1/f1 प्लस 1/f2, इसको ऐड करके देखो, लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड ऐड कर दिए, राइट साइड का राइट साइड, तो ये हो जाएगा 1/v1 माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v1। ये कैंसिल हो जाएगा, v1 लिखा है ये, ठीक है। बचेगा क्या? ये बचेगा, तो क्या हो जाएगा? 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये किसका सूत्र है जी? इसी को तो मानेंगे ना, 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/F। ये भी तो लेंस सूत्र ही है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं क्या? 1/F इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक। इस तरीके से आप लिखेंगे। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, है ना? क्या बस बात समझ में आ गई जी? नोट्स कर लिए जी आप लोग?
क्या पढ़ रहे थे हम लोग? संयुक्त लेंस। ठीक है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हेतु व्यंजक हमने निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म किसे कहते हैं? 2 गुण लिखिए। व्हाट इज परफेक्ट रिफ्लेक्टिव प्रिज्म? राइट टू प्रॉपर्टीज। पूर्ण परावर्तक प्रिज्म किसे कहेंगे? प्रश्न क्रमांक हमारे पास है, ठीक है, 16। प्रश्न क्रमांक क्या है जी? 16। उत्तर क्रमांक, तो आंसर नंबर 16 लिखेंगे। आंसर नंबर 16 क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 16 पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। टाइटल लिख लीजिए जी, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। प्रिज्म जानते हैं आप लोग? प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी सतह है जो 2 त्रिभुजाकार और 3 आयताकार फलक से मिलकर बना होता है। तो एक ऐसा प्रिज्म जिसका जो त्रिभुज है ना, आपको पता है प्रिज्म का आकार इस तरीके से होगा, ठीक है, ये एक त्रिभुज हो गया। तो एक ऐसा प्रिज्म जिसमें जो त्रिभुज है वो समकोण भी होना चाहिए, साथ साथ समद्विबाहु होना चाहिए। ठीक है, समकोण त्रिभुज होना चाहिए, साथ साथ क्या होना चाहिए? समद्विबाहु त्रिभुज। तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण परावर्तक प्रिज्म कहते हैं, जो कांच का बना होना चाहिए। इसकी यदि उपयोगिता की बात करें तो एक है पेरिस्कोप में, ठीक है, यंत्र का नाम है पेरिस्कोप, और एक है बाइनोकुलर में। ठीक है, बाइनोकुलर, ये 2 उपयोग आप लोग लिख लेंगे जी। क्या बात समझ में आई? एक ऐसा प्रिज्म जिसका जो त्रिभुज है एक समकोण और समकोण भी हो और समद्विबाहु त्रिभुज भी हो, उसे हम लोग पूर्ण परावर्तक प्रिज्म के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम नहीं करेंगे जी। द्रव्य तरंग क्या है? इसकी विशेषता क्या है? इसको तो जानते हो आप लोग, डी ब्रागली वाला सिस्टम पढ़े होंगे। द्रव्य तरंग, उत्तर क्रमांक क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 17। आंसर नंबर 17 क्या होगा? द्रव्य तरंगे ऐसी तरंगे जो गतिशील द्रव्य की तरंगे, गतिशील जो द्रव्य होता है वो अपने साथ एक तरंग को समाहित करता है, तरंग समाहित करता है। द्रव्य की द्वैत प्रकृति कह सकते हैं इसको। तो गतिशील वस्तु की, गतिशील वस्तु की संलग्न तरंगे को द्रव्य तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं जी? द्रव्य तरंगे कहते हैं। इसको डी ब्रागली तरंग भी कहते हैं, डी ब्रागली तरंग भी कहते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा इज इक्वल टू h/m से रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी विशेषता ये है, डी ब्रागली तरंग की क्या विशेषता लिखोगे? ये विद्युत चुंबकीय तरंग से स्वतंत्र होता है। चुंबकीय तरंग से क्या होगा? स्वतंत्र होगा। बात समझ में आ गई? दूसरी बात, वेग बढ़ाने से तरंग दैर्घ्य का मान क्या होगा? कम होगा। इसको और डिफाइन कर लें, डी ब्रागली, चूंकि 4 नंबर का प्रश्न है शायद, तो आप डी ब्रागली इक्वेशन इसको डिराइव कर सकते हैं। मॉडल क्वेश्चन पेपर 1 की जो सॉल्यूशन वीडियो है उसमें इसको बताया गया है, आप लोग जरूर लिखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है जी बोर का परमाणु मॉडल के 2 लिखिए। इसको पहला मॉडल क्वेश्चन पेपर में चेक करना, इसको पढ़ चुके हैं। नाभिकीय संलयन क्या है? उदाहरण से ही समझाइए। नाभिकीय संलयन, यदि 2 हल्के परमाणु के नाभिक हो हमारे पास, मान लेते हैं ये है आंसर नंबर 18। क्या है जी? 17, 18 तो पढ़ चुके, 19 ही। बोर वाला सिस्टम है ना पहले से। क्या है ये? अभी का जो प्रश्न क्या है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन आप लिखेंगे, संलयन का मतलब जुड़ना। यदि दो हल्के परमाणु के नाभिक यदि आपस में जुड़ रहे हैं, 2 हल्के परमाणु, समझ में आया? 2 हल्के परमाणु जुड़ करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, एक भारी नाभिक का
निर्माण करते हैं। तो आपको समझना होगा इस क्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। यदि मान लेते हैं हमारे पास कोई दो हल्के परमाणु के नाभिक जुड़ करके एक भारी नाभिक बना दिया, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, नाभिकीय संलयन। और इस भारी नाभिक जब ऐड होता है तो याद रखना यहाँ पे बहुत सारा ऊर्जा रिलीज होता है। समझ में आया, बहुत सारा ऊर्जा रिलीज होता है। ये क्या है, हल्के परमाणु जी, ये भी हल्का, ये भी हल्का, और मिल करके क्या बन जाएगा, ये भारी परमाणु, भारी नाभिक वाला परमाणु बन जाता है। यदि हम बात करें 1H1 की बात करें, है ना, हाइड्रोजन का क्या है, ये समस्थानिक है 1H1, फिर 1H1 ऐड करके ये क्या जुड़ जाता है 1H2 प्लस इलेक्ट्रॉन वोल्ट से रिलीज करेगा, कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। कहने का मतलब क्या है, जब दो हल्के परमाणु नाभिक जुड़ते हैं तो जुड़ने के फलस्वरूप जो द्रव्यमान होगी उसकी द्रव्यमान भारी नाभिक के द्रव्यमान से अधिक होता है, ये कम होता है भारी वाला। तो बाकी एनर्जी कहाँ गया, वही ऊर्जा के रूप में रिलीज होता है। नाभिकीय संलयन की क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसको दे देना और डायग्राम बना सकते हैं, इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। फिलहाल इतना आप लोग के लिए मेरे ख्याल से इनफ है समझने के लिए, और एग्जाम्पल इसमें आप समाहित कर सकते हैं जी, ठीक है जी। ओके सर, चलिए अच्छा। नैंड गेट क्या है, सत्यता सारणी व प्रतीक चिन्ह बनाइए। प्रश्न क्रमांक है 20। नैंड गेट सार्वत्रिक गेट पढ़े हो जी। नैंड गेट एक प्रकार का सार्वत्रिक गेट है। आंसर नंबर 20, आंसर नंबर 20। नैंड गेट एक प्रकार का सार्वत्रिक गेट है। सत्यता सारणी भी बनाना है, जानते हो, ठीक है। नैंड गेट, नैंड गेट क्या है आपको पता है, एक यूनिवर्सल गेट है जिसे हम लोग सार्वत्रिक गेट कहते हैं। सार्वत्रिक गेट है। सार्वत्रिक गेट किसको कहते हैं, एक ऐसा गेट जिससे अन्य सभी प्रकार के गेट को प्राप्त किया जा सकता है, उसे हम लोग सार्वत्रिक गेट कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। सार्वत्रिक गेट का हमको सबसे पहले 3 चीज़ बनानी है। एक तो बनाना है क्या, संकेत बनाना है और सत्यता सारणी। एक तरफ हम लोग बनाते हैं संकेत और एक तरफ बनाएंगे क्या, सत्यता सारणी, ट्रूथ टेबल, सत्यता सारणी। आपको पता होगा नैंड गेट का मतलब ही है इसमें 2 गेट जुड़ा हुआ है। एक गेट है क्या, एंड गेट, और दूसरा कौन सा गेट जी, नॉट गेट। तो यदि हम इसका संकेत बनाए तो आपको पता होगा ये है हमारे पास कौन सा गेट, एंड गेट। ये इनपुट सिग्नल, ये भी इनपुट सिग्नल, यहाँ से एक आउटपुट निकलेगा दैट इज ए इंटू बी, क्योंकि एंड गेट है। y इज इक्वल टू क्या, ए इंटू बी। इसी में यदि हम किसको जोड़ दें, नॉट गेट को जोड़ दें, तो ये मिल जाएगा y इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार, जिसे हम डी मार्गन के थ्योरम से ए डॉट ए बार प्लस बी बार लिख सकते हैं। इसी को यदि मैं केवल एक ही में बनाना चाहूँ तो इस तरीके से मैं बनाऊंगा, ठीक है। ये हो जाएगा ए, ये बी, और इसमें ऐसे गोला कर देंगे तो ये सीधा सीधा निकल जाएगा ए डॉट बी का बार। ये क्या है, नैंड गेट का संकेत है, ठीक है। ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो जितने आपको पता है, ट्रूथ टेबल बनाएंगे, ट्रूथ टेबल तो बनाना पड़ेगा। ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो हमारे पास जितने सिग्नल हैं उन सबको शो करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा, एक बार ऐसे कर लेते हैं, ठीक है जी। एक इनपुट सिग्नल होगा, एक आउटपुट सिग्नल होगी, ठीक। चलो यहीं पे एक बार और बना देते हैं, यहाँ पे बना देते हैं इनपुट सिग्नल, ठीक। आउटपुट सिग्नल तो हमको 2 मिलेगा, कैसे 2 मिलेगा, तो यहाँ पे लिख दो ना, 2 मिलेगा तो ठीक है। फिर यहाँ पे कर देते हैं, ठीक। चलो देखो आप, तो ये क्या है, इनपुट सिग्नल है। क्या है बताओ, इनपुट सिग्नल। ये क्या है, इनपुट सिग्नल, और ये क्या हो जाएगा, आउटपुट सिग्नल के लिए। इनपुट कितने हैं हमारे पास, 2 है, ए बी। 2 आउटपुट मिलेगा, एक y इज इक्वल टू ए डॉट बी का, ए डॉट बी बस मिलेगा जी, और एक आपको लिखना पड़ेगा ए डॉट बी का बार। बार मतलब जस्ट उल्टा। आपको पता है जब सर्किट ओपन होता है तो उसको हम 0 लेते हैं, जब सर्किट क्लोज होता है तो उसको 1 लेते हैं। आपको सर्किट याद होगा। यदि हम क्या करें, एक की वैल्यू 0 लें और दूसरे की वैल्यू भी 0 लें तो ये भी क्या होगा, 0 होगा। 0 का मल्टीप्लाई है, वो जो अलजेब्रा है उसको फॉलो करता है। ये 0 का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, 1।
एक को 0 लिए 1 लिए तो भी 0, ये क्या हो जाएगा 1। एक को 1 लिए दूसरा 0 लिए तो ये क्या हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 1। 1 लिए 1 लिए तो भी ये क्या हो जाएगा 1, और 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 0। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये क्या है, नैंड गेट की संकेत भी है और नैंड गेट की सत्यता सारणी। ठीक है जी, क्या बात आपको समझ में आ गई? समझ में आई जी? चलो ठीक है, ओके। पढ़ना ही तो जिंदगी है यार, समझ में आया? पढ़ाई करो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, आयाम मॉड्यूलेशन। पी और एन अर्धचालक में 3 अंतर पिछले वाले मॉडल क्वेश्चन पेपर में बढ़ चुके हैं, तो सीधा देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22, आयाम मॉड्यूलेशन क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसकी 2 विशेषताएं लिखिए, उसके बाद हम लोग बनाएंगे 23, उसके बाद बनाएंगे 24। अच्छा चलो ठीक है, स्टार्ट करें। आयाम मॉड्यूलेशन किसे कहेंगे? आयाम मॉड्यूलेशन प्रश्न क्रमांक 22, 21 पढ़ चुके हैं जी, इसलिए 21 पढ़ चुके हैं इसलिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्किप कर रहे हैं। आंसर नंबर 22, आंसर नंबर 22 मॉड्यूलेशन, आयाम मॉड्यूलेशन आपको पता होगा। आयाम मॉड्यूलेशन किसे कहते हैं? ठीक है, आयाम मॉड्यूलेशन, ठीक है, आयाम मॉड्यूलेशन। आपको पता है आयाम मॉड्यूलेशन किसे कहेंगे? आयाम मॉड्यूलेशन का मतलब होता है जब श्रव्य आवृत्ति तरंगे जिसे मॉड्यूलन सिग्नल को वाहक तरंगों के साथ इस प्रकार अध्यारोपित किया जाता है कि मॉड्यूलित तरंग का आयाम मॉड्यूलिक सिग्नल के आयाम का रैखिक फलन होता है। हम लोग सीधी सी बात ये कह सकते हैं कि जब निम्न आयाम वाले श्रव्य आवृत्ति को उच्च आयाम वाले, समझ में, एक वाहक तरंग होता है, एक मॉड्यूलित तरंग होता है, एक छोटा वाला। मान लेते हैं हमारे पास एक छोटा आयाम वाला क्या है, एक तरंग है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉड्यूलित तरंग, और इसका आयाम क्या है, ए है। और एक तरंग हमारे पास और है, समझ में आया, जिसको क्या बोलेंगे, वाहक तरंग। इसका आयाम निम्न आयाम वाले तरंग को उच्च आयाम वाले तरंग में अध्यारोपण करना, ठीक है। इस प्रकार के मॉड्यूलेशन को क्या बोलते हैं, आयाम मॉड्यूलेशन। जब ये बनेगा, आपको पता है, जब ये बनेगा तो इस तरीके से बनेगा। ये देखो, आप डायग्राम बना लेना, ठीक है। जब ये बनेगा तो आपको इस तरीके से बनेगा, ये एक में समाहित कर लेना, समझ में आया? क्या कर लेना, एक में समाहित कर लेना। एक वाहक तरंगे होंगे, एक मॉड्यूलित तरंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, आयाम मॉड्यूलेशन हुआ है, समझ में आया जी? क्या हुआ, आयाम मॉड्यूलेशन हुआ, जिसे हम लोग क्या कहेंगे। दूसरी बात, इसकी विशेषता ये है, यदि विशेषता की बात करें, विशेषता की बात करें, इसके जो उपकरण जो बनते हैं, उपकरण होते हैं, वो सरल व सस्ते होते हैं, सरल व सस्ते होंगे, ठीक है, बात समझ में आई। और दूसरी बात, इसकी जो विधि है, मॉड्यूलेशन करने की जो विधि है, वो भी क्या होता है, आसान होता है। ये 2 चीज़ें लिख लेंगे, पर्याप्त होगा। और ये इसको एक्सप्लेन कर देंगे। एक वाहक तरंगे होती है, इसको हम लोग वाहक तरंगे बोलते हैं, ठीक, क्लियर? ये डायग्राम बनाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, क्या है 23 जी, क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, विद्यार्थियों के एक समूह ने मूल्य आधारित प्रश्न है ये, समझ में आया? कौन सा प्रश्न है ये, मूल्य आधारित प्रश्न है, समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है, आपके बार बार बोल रहा हूँ, पीडीएफ डाउनलोड कर लो आप लोग, पूरा लिखते दिखते तो हो जाएगा आप लोग का। फिर विद्यार्थियों के एक समूह ने आते वक्त की गली में, मुख्य गली में स्थित उप स्टेशन पर एक बॉक्स में एक खतरा HT लिखा हुआ था, 2200 वोल्ट अंकित था। वे ऐसी उच्च वोल्टता के उपयोग से अनभिज्ञ थे। उन्होंने तर्क लगाया कि यह आवृत्ति 220 का ही होगा, 220 वोल्ट की। उन्होंने दूसरे दिन अपने शिक्षक से प्रश्न किया कि ऐसा क्या हुआ। शिक्षक ने यह महत्वपूर्ण प्रश्न है बताया। उसने पूरी कक्षा में इसकी व्याख्या की, इन प्रश्नों के उत्तर दिए। पहला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा के उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में लाने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, यह युक्ति किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यह पहला प्रश्न है जी।
क्या यह संभव हो कि दिष्ट धारा की उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में लाने के लिए इस युक्ति का उपयोग किया जा सके? व्याख्या कीजिए। विद्यार्थी और शिक्षक के द्वारा प्रदर्शित मूल्यों का व्याख्या कीजिए। देखो, मूल्य आधारित प्रश्न है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऊपी स्टेशन की ओर जाते हैं, उसमें खतरा लिखा रहता है 2200 वोल्ट। फिर बाद में समझ में आता है कि समझ में क्या, उनको लगता है कि अरे यार इतना कैसे प्रयोग किया जा सकता है, तो उन्होंने सोचा कि ये 220 वोल्ट तक होगा, है ना। तो 220 वोल्ट 2200 और 220 में क्या अंतर है? उच्च वोल्ट को क्या कर दिए? निम्न कर दिए। तो ये क्या है? 23 वाला प्रश्न है। तो प्रश्न बोल रहा है कि क्या ऐसी कौन सी युक्ति का प्रयोग करते हैं, है ना। तो आपको पता होगा, पहला प्रश्न का उत्तर है उच्च वोल्टेज, है ना, उच्च वोल्टेज वाले एसी सोर्स को निम्न वोल्टेज वाले एसी सोर्स में चेंज करने की जो युक्ति है उसका नाम है, उस युक्ति का नाम क्या है? पता है कि नहीं पता? पढ़े तो हैं अभी। युक्ति का नाम क्या है? नाम तो सुना ही होगा, ट्रांसफार्मर। क्या है बताओ जी? ट्रांसफार्मर। उससे पता होगा आपको, प्राथमिक कुंडली द्वितीयक कुंडली वाला कहानी, ये तो पता ही होगा। ये जो सिद्धांत काम करता है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर आधारित है। पहले जो प्रश्न बनाए थे उसमें भी इसको ऐड कर लेंगे। सिद्धांत पर क्या है? आधारित है। इसको लिखना भूल गए थे जी, ठीक है। ये पहला प्रश्न का आंसर। दूसरा, क्या दिष्ट धारा को इस युक्ति के लिए प्रयोग किया जा सकता है? दिष्ट धारा डीसी को जी नहीं, दिष्ट धारा को प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि दिष्ट धारा में अन्योन्य प्रेरण की घटना नहीं होगी। प्रत्यावर्ती धारा में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, फिर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा बहेगी, ऐसा। लेकिन दिष्ट धारा में तो कुछ परिवर्तन होगा नहीं, जो समय के साथ जिसकी दिशा में परिवर्तन नहीं होता, न ही अमाउंट में परिवर्तन होता है। तो दिष्ट धारा में इस ट्रांसफार्मर जैसे युक्ति को प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। शिक्षक और स्टूडेंट में जो मूल्य है आप लिख सकते हैं जिज्ञासा, तो सबसे पहले लिखो उनको जिज्ञासा आया, तभी तो प्रश्न किया स्टूडेंट में। टीचर में बताए उन्होंने तो विनम्रता का गुण है, रचनात्मकता का गुण है, रचनात्मकता, ठीक है। ऐसे कुछ की पॉइंट्स है जिसको आप लिख सकते हैं। वैज्ञानिकता लिख सकते हैं। ऐसे मूल्य हैं शिक्षक और स्टूडेंट के बीच में जिसको आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया मेरी बात जी? आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 24। गास प्रमेय को लिखिए। गास प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। गास प्रमेय जानते हो? गास प्रमेय बहुत फेमस है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक कौन सा है? 24। आंसर नंबर 24। आंसर नंबर 24। गास का प्रमेय की सहायता से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम को निगमन करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गास का प्रमेय है क्या, ठीक है। आपको पता है गास का प्रमेय, गास की प्रमेय की सहायता से कूलाम का नियम, कूलाम का नियम पता है ना आपको जी, ठीक है। कूलाम का नियम जो लाना है वो तो पता होना चाहिए। आपको पता होगा गास प्रमेय क्या कहते हैं? फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस कॉस थीटा या फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको पता होगा। मान लेते हैं हमारे पास कोई बिंदु आवेश है, इसको लिखना पड़ेगा जी, मैं जो बोल रहा हूँ उसको। बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु क्या है? P है, जहाँ पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब आपको पता है गास प्रमेय का प्रयोग करना है, मतलब ये बिंदु कहाँ पे होना चाहिए? गासी पृष्ठ पे होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? एक पृष्ठ की कल्पना करेंगे जिससे हम लोग क्या कहेंगे? गासीय पृष्ठ कहेंगे। क्या कहेंगे बताओ? गासी पृष्ठ। इस गासी पृष्ठ पे एक अल्प पृष्ठ लेंगे जिसके कारण से यहाँ पे आप घन कोण भी बना सकते हैं, डी ओमेगा यूज करते हैं। यहाँ पे इस दिशा में बनने वाला जो एंगल होगा इसी दिशा में होगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? 0। यदि हम फाई की बात करें, फाई इज इक्वल टू क्या होता है? ई डॉट डी एस कॉस थीटा, पता है।
डी फाई यूज करेंगे तो डी एस के लिए हो जाएगा, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी डी एस, थीटा की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो कॉस थीटा कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। आपको पता है जब ये डी एस पूरा का पूरा पृष्ठ के लिए काम करेगा तो इंटीग्रेशन डी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगी जी ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। लेट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? आपको ये भी पता होना चाहिए कि गास का प्रमेय क्या कहता है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही क्या है गास का प्रमेय है। इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या इक्वल होगा जी? हाँ सर होगा ना, अच्छा होगा, तो चलिए लिखते हैं क्या हो जाएगा ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड। चूंकि हमको पता है E इज इक्वल टू आप क्या होता है F अपान क्यू नॉट, पता है पढ़े होंगे जी, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E डॉट क्यू नॉट। इसमें यदि हम E पुट कर दें, E तो पता है ना समीकरण 2 से, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E की वैल्यू क्या है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान क्या है आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखा है बताओ, यहाँ पे क्या लिखा है बताओ क्यू नॉट, ये हो जाएगा क्यू नॉट। तो F इज इक्वल टू क्या मिला 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 लिख सकते हैं, इसको 1 मान लो इसको 2 मान लो, ये आर स्क्वायर, और लास्ट में क्या लिख देंगे न्यूटन। क्या आपको ये क्लियर हुआ? ये क्या है बताओ जी, ये क्या है? यही तो है कूलाम का नियम, समझ में आया? यही क्या है कूलाम का नियम। इस तरीके से हमने गास प्रमेय की सहायता से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम को हमने क्या कर दिया, सत्यापित कर दिया। आप Q को Q1 मान लो और Q नॉट को Q2 मान सकते हैं। तो ये है गास प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति। समझ में आया क्या? हाँ सर समझ में आया। चलो देखो, अथवा देखो संधारित्र के ऐसे प्रश्न या तो प्रतिरोध में भी आएंगे जी, प्रतिरोध को प्रैक्टिस कर लेना, मैं शामिल नहीं कर पाया इसमें, लेकिन संधारित्र को शामिल किए हैं, ठीक है। संधारित्र के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन को परिभाषित कीजिए, ए और बी के बीच तुल्य धारिता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये देख सकते हैं 2 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड और बीच में है 10 माइक्रोफैरेड। चलिए इसके लिए ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, आर है ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का, समझने का प्रयास करते हैं। आंसर नंबर 24 ही है जी, लेकिन ये अथवा है, ठीक है, ये क्या है अथवा है, आपको दिमाग में रखना है। तुल्य धारिता निकालना है, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालना है। हमारे पास इस तरीके से है, दिया है गिवन, दिया है, क्या दिया है देख लो एक बार, इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है ए और ये क्या है बताओ बी, और बीच बीच में आपके पास है कैपेसिटर, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी। ये क्या है 2 माइक्रोफैरेड है, 2 माइक्रोफैरेड। ये भी क्या है 2 माइक्रोफैरेड, ये बीच वाला 10 माइक्रोफैरेड है। ये क्या है 2 माइक्रोफैरेड है, ये भी क्या है 2 माइक्रोफैरेड है। हमको ए और बी के बीच में रिजल्टेंट निकालना है। अब देखिए एक्चुअल में ये जो सर्किट है किस तरीके से है, मैं आपको बताता हूँ। ये सर्किट पता है आपको इस तरीके से है, ये है हमारे पास ए, ये क्या है बताओ बी, और सर्किट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इस सर्किट को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है, ये तो व्हीटस्टोन सेतु वाला है, जो कि बीच वाला क्या है संतुलन की स्थिति वाला रहता है, जिसमें धारा प्रवाहित होता ही नहीं। तो ये धारा प्रवाहित नहीं होता, तो ये 10 ओम, ये क्या है 10 ओम बोलता हूँ, 10 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड 2, ये भी 2, ये भी 2। तो ये बीच वाले का कोई रोल नहीं है यदि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो, ठीक है। किरचॉफ का नियम लागू किए होंगे फर्स्ट सेकंड, आपको पता होगा। अब इसको फिर से क्या लिख सकते हैं, इस सर्किट को हम इस तरीके से बना सकते हैं, ये ए। अब इसी सर्किट को बीच वाला जब प्रयोग नहीं होगा तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो मेन सर्किट ये है, जानबूझ के इसको घुमाया गया है, और ये बीच वाले का कोई रोल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। अब बताइए ये ऊपर वाला क्या है, कौन सा क्रम में है, श्रेणी क्रम में, सीरीज क्रम में है जी, सीरीज कॉम्बिनेशन में है।
तो सीरीज का पता होता है 1/c इज इक्वल टू, मैं क्या लिख दूँ सीरीज के लिए 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्या, सीरीज के लिए क्या होता है पता है कि नहीं पता? सीरीज के लिए 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। और ये सीरीज के लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू c1 प्लस c2। जब ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज के लिए क्या हो जाएगा 1/c लिख दूँ, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 ही होगा। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा g1, जिसको मैं c1 मान लूँ समझने के लिए ऊपर वाला। इसी तरीके से इसके लिए क्या करेंगे 1/c2 इज इक्वल टू 1/2, फिर से 1/2 इज इक्वल टू आधा आधा 1 होगा, अरे c2 इज इक्वल टू 1। अब ये जो सीरीज है आपको ऐसे दिखाई देगा, अब समझ में आए? अब एक ही ठो बन गया, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये क्या हो गया b, ये क्या हो गया a। अब ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है बताओ? ये दोनों है पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी में c इज इक्वल टू क्या करते हैं c1 प्लस c2, ये है c1 प्लस c2, c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरेड। तो तुल्य धारिता या रिजल्टेंट कैपेसिटेंस की बात करें तो 1 प्लस 1 होगा। इस तरीके से ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए, जरूर आएगा क्वेश्चन। रेजिस्टेंस का कीजिए, प्रतिरोध का और धारिता का कीजिए, 2-4 प्रैक्टिस कीजिए श्रेणी क्रम से, समांतर क्रम से, और दोनों का मिक्सिंग से। और ये किरचॉफ वाले व्हीटस्टोन से 100% आएगा। आप 1-2 घंटे तैयारी करेंगे, 100% 4 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, नोट्स बनाते जाइए, अच्छे से पढ़ते जाइए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ही 1-2 क्वेश्चन और बचा हुआ है मुश्किल से। वीडियो लास्ट तक देखिए, समझ नहीं आता है बार बार देखिए, एक बार और देखिए, ये PDF मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पढ़ाई चल रही होगी आप लोग की। स्टार्ट करते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग 24 क्वेश्चन तक आई थिंक सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं जी। आपको पता होगा ना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? PDF डाउनलोड किए हैं, ये हमारे पास PDF है। और क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखने वाले हैं। बायो-सेवर्ट के नियम द्वारा किसी धारा मापी वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात करना है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कॉपी पेन निकाल लीजिए आप लोग। आंसर नंबर 25। ठीक है जी, आंसर नंबर 25 किसी धारावाही वृत्तीय चालक है, मतलब वृत्ताकार है, कोई धारावाही चालक तार है, वृत्ताकार है। इस वृत्ताकार में मान लेते हैं हमारे पास इस प्रकार से वृत्तीय धारावाही या धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक वृत्तीय धारावाही या धारावाही वृत्तीय कुंडली, एक XY है, जिसमें X से I की ओर क्या फ्लो हो रही है, धारा फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। और मान लेते हैं इसका जो वृत्त का जो केंद्र है, जिसे हम लोग मान लेते हैं क्या है, R है। तो वृत्त का केंद्र R है और यहीं पे एक छोटा सा अल्पांश, या मान लेते हैं ये अल्पांश क्या है, AB, जिसकी लंबाई मान लेते हैं क्या है, DL है। तो आपको पता है बायो-सेवर्ट के नियम से हम लोग जानते हैं dB इज इक्वल टू होता है μ0/4 पाई IDL साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा, R²। यहाँ पे रेडियस और इसके बीच में जो बनने वाला एंगल होगा दैट इज 90 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो dB इज इक्वल टू μ0/4 पाई IDL साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई R²। और आपको पता है जी साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सो क्या हो जाएगा, dB इज इक्वल टू μ0/4 पाई IDL डिवाइडेड बाई R²। मान लेते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये जो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है dB, ये अल्पांश के वजह से है, छोटे लंबाई की वजह से है।
यदि हमको पूरी लंबाई के कारण से निकालना पड़ेगा, पूरे वृत्त के कारण से, तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dv। इंटीग्रेशन का मतलब ऐड करना जी। सो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, म्यू ज़ीरो इंटीग्रेशन म्यू ज़ीरो अपान 4 पाई आई डी एल अपान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, एंड b इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो अपान 4 पाई आई अपान आर स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, dl। अब ये जो इंटीग्रेशन dl है वो है क्या चीज़, यही इंटीग्रेशन जब पूरा वृत्त में इस प्रकार से dl हो जाएगी तो वो बन जाएगा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी कि वृत्त की परिधि। और ये जो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन dl इज इक्वल टू 2 पाई r। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो अपान 4 पाई आई डिवाइडेड बाई r इंटू क्या हो जाएगी, 2 पाई r। ठीक है, जा रहे हैं चाहिए? हाँ नहीं दिया है। आपके पास तो अलग से है क्या? आपकी वाला है। नहीं, ले गए, हमारा वाला कहाँ गया? आपके पास है बोले हैं, ऐसा क्या? चलिए ठीक है, बात समझ में आ गई जी। तो क्या हो जाएगा, आर आर कैंसिल होगा, आर आर कैंसिल होगा, सो b इज इक्वल टू, सो वी गेट क्या हो जाएगी, b इज इक्वल टू हो जाएगा, b इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए आर आर कैंसिल हुआ, b इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो अपान 4 पाई 2 पाई आई। ठीक है, ये आर स्क्वायर था जी, तो एक ही कैंसिल होगा, एक आर बचेगा, और लास्ट में लिखेंगे वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग का? क्लियर हुआ जी। ये हमारे पास व्यंजक, ये क्या है, धारावाही वृत्ति कुंडली के केंद्र पर इस पूरे वृत्त के रेस्पेक्ट में हमने क्या निकाल लिया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसको एक्सप्लेन करना है आपको, डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा। ठीक है जी, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एम्पियर के परिपथी नियम का प्रयोग करते हुए, ठीक है, एम्पियर के परिपथी नियम का प्रयोग करते हुए असीमित लंबाई के धारावाही सीधे तार के कारण से किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, बात समझ में आया ना? क्या निकालना है, क्वेश्चन पेपर निकाल लो जी। क्या निकालना है, एम्पियर के परिपथी असीमित लंबाई के धारावाही चालक के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ये जो निकालना है उसको किसके सहायता से निकालना है? एम्पियर के परिपथी नियम के कारण से निकालना है। ठीक, एम्पियर का परिपथी नियम पता है आपको? एम्पियर का परिपथी नियम पता है जी? एम्पियर का परिपथी नियम क्या है? B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो आई। ठीक, B डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या? म्यू ज़ीरो आई। ठीक, स्टार्ट करें। अथवा में है ये प्रश्न, आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आंसर नंबर यही है, आंसर नंबर तो आंसर नंबर 25, आंसर नंबर 25, आंसर नंबर 25 का जो अभी जो बनाने जा रहे हैं वो है अथवा वाला प्रश्न। और वाला क्वेश्चन है एम्पियर का परिपथी नियम अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के कारण से। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक अनंत लंबाई का सीधे चालक तार है जिसमें एक्स वाई है, ये एक्स से वाई की ओर आई प्रवाहित हो रही है। यहाँ से कुछ दूरी पर बिंदु P है जहाँ पे हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, जहाँ पे हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्या हो जाएगा, आपको पता है ये जो हमारे पास है यहाँ पे इसकी दिशा निकालने के लिए आपको पता है
इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्यों? जब धारा प्रवाहित होगा तो ओस्टेट ने बताया था किसी चालक तार में यदि करंट फ्लो होगी दैट मीन्स उसके अराउंड क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग को पता है इंटीग्रेशन B डॉट डी एल इज इक्वल टू एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या होता है, म्यू 0 I होता है। लेट बी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेकिन इसको फिर से B डॉट डी एल करें तो B बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी dl। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आया ना। अब क्या हो जाएगा, इसी को यदि मैं लिखूं B इंटीग्रेशन, आपको dl पता है, अभी बताया था पिछले जब पढ़ रहे थे, ये क्या हो जाएगा 2 पाई r, तो ये हो जाएगा इंटू 2 पाई r। इसकी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर क्या करेंगे, फर्स्ट में रखेंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो ये तो एकदम इजी है जी। तो क्या हो जाएगा b डॉट 2 पाई r, देखो इसके जगह में हमने लिख दिया b डॉट 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू 0 I। सो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, म्यू 0 I डिवाइडेड बाई 2 पाई r, क्या वेबर पर मीटर स्क्वायर। अरे इतना जल्दी बन गया सर? हाँ इतना ही जल्दी बन गया, एकदम इजी है, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको एक्सप्लेन कर देंगे, आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ये म्यू 0 है ना, एम्पियर का परिपथीय नियम है। जो बोल रहा हूँ उसको लिखना पड़ेगा, मैं वर्डिंग जो वर्ड्स है उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ जी, आप लोग को लिखना पड़ेगा, ये याद रखना आप लोग। दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। सो लेट्स हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। पहला, प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख, रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। आवर्धन क्षमता हेतु व्यंजक, जबकि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने व अनंत पर बने। क्वेश्चन नंबर 26, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, तो क्या लिखेंगे, आंसर नंबर लिखेंगे 26। आंसर नंबर 26, ये है आंसर नंबर 26। हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता हेतु व्यंजक। जब सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कम होती है तो उसकी आवर्धन क्षमता को, मैग्नीफाइंग पावर को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा अधिक लेंस का प्रयोग करते हैं। तो वो क्या हो जाता है, 2 लेंस का प्रयोग हो जाता है। जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं जी, और जिस लेंस से हम देखने का काम करते हैं दैट इज कॉल्ड आई पीस या नेत्रिका लेंस कहते हैं। तो इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी इस प्रकार की सूक्ष्मदर्शी है जिसमें 2 लेंस का प्रयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धित रूप है, आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए ही इस सूक्ष्मदर्शी को बनाया गया। याद रखना, अभिदृश्यक लेंस छोटा होता है और आईपीस यानी कि नेत्रिका लेंस बड़ा होता है। तो आइए रे डायग्राम देखते हैं। इसीलिए इसको 2 सूक्ष्म लेंस है इसलिए संयुक्त बोलते हैं, कंबाइंड माइक्रोस्कोप कहेंगे। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र आपको पता होगा, m इज इक्वल टू 10 बीटा अपान 10 अल्फा। 10 बीटा मतलब क्या, बीटा मतलब क्या जी, ये तो फार्मूला हो गया। बीटा का मतलब क्या होगा, प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण या वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण जब वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी रहे। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण और प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। बीटा है प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और अल्फा क्या है, वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। हमारे पास 2 लेंस होगा, ठीक है, कितने लेंस होंगे, 2 लेंस। ये हमारे पास एक लेंस है, डायग्राम ध्यान से देखते जाएंगे, और ये लेंस है वस्तु की ओर। इसी से कुछ दूरी पर एक और लेंस है जिसे हम लोग E से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और इसको हम लोग O से रिप्रेजेंट करेंगे। O मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस, दैट E मतलब आईपीस। ये एक ऐसा व्यवस्था से जुड़ा रहता है जिसको आगे पीछे सरकाया जा सकता है, जिसको रैक पिनियन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, हमारे पास मान लेते हैं एक वस्तु है। एक वस्तु क्या है, AB, जिसका प्रतिबिंब बनता है इस तरीके से, आप लोग सीखे होंगे किरण डायग्राम जी। एक प्रकाश केंद्र से होकर जाएगा, ठीक है, एक प्रकाश केंद्र से होकर जाएगा, और जैसे ही प्रकाश केंद्र से होकर के जाएगी, आपको पता है इसका प्रतिबिंब बन जाएगा कहाँ पे,
ए डैश बी डैश पर। चूंकि हमारे पास एक और लेंस है जिसका नाम क्या है, ई। इसको इस तरीके से व्यवस्था किया जा सकता है कि ये जो ए डैश बी डैश है इस नेत्रिका के लिए प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में बने, ताकि इसका एक आभासी प्रतिबिंब, सबसे बड़ा प्रतिबिंब इसी साइड बने। अब इस तरीके से ये बनेगा, ठीक है। अब इसी को हम पीछे मिलाते जाएंगे, इसको इस तक पीछे मिलाते जाएंगे तो एक प्रतिबिंब बनेगा। आप समझ जाइए यहीं पे मिल रही है ऐसे। इस प्रतिबिंब का नाम क्या है, P और Q। तो ये अंतिम प्रतिबिंब, जो कि याद रखना ये कहाँ पे बन रहा है, D पे, डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रही है। क्या ये बात क्लियर है? ये प्रतिबिंब है और प्रतिबिंब द्वारा निर्मित ये दर्शन कोण, इसको हम लोग किसके रिप्रेजेंट करेंगे, बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे जी, बीटा से। ये क्या हो जाएगा, बीटा, याद रहेगा। और एक और डायग्राम जिसको आप दिमाग में रखना, ये क्या है, ई, ये अल्फा हो जाएगा। ये भी कहाँ पे बन रहा है, डी पे ही बन रहा है। ये है ए और बी। वस्तु, ए बी मतलब वस्तु जी, वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण कब, जब वो स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर रखा हो तब। ये दोनों डायग्राम से हम ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है, डेरिवेशन है, बनाने वाले हैं। क्या ये क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमको पता है m इज इक्वल टू क्या होता है, टेन बीटा अपान टेन अल्फा। और आपको ये भी पता है टेन थीटा का फार्मूला लंब बटे आधार। यदि मैं टेन बीटा लिखूं तो क्या लिखूंगा, लंब बटे आधार। क्या है जी, लंब बटे आधार कहाँ पे है, देखो टेन बीटा यहाँ पे बन रहा है। इन दोनों डायग्राम को ध्यान से देखो, ये है लंब और ये क्या है, आधार। तो क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश अपान ई बी डैश होगा। ए डैश बी डैश अपान क्या हो जाएगा, ई बी डैश। इसी तरीके से टेन अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा, टेन अल्फा के लिए ये डायग्राम देखो, ए बी अपान ई बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए बी अपान ई बी। और ई बी क्या है, ई बी क्या है, ये कहाँ है, डी है, डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन। देख लो पहले से, ये डी है। हेलो एवरीवन, पिछली मॉड्यूल में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 24 है कि 25 जी। देखते हैं आप क्वेश्चन, हम मॉड्यूल 2 को बना रहे थे, मॉडल आंसर, मॉडल क्वेश्चन पेपर का आंसर बना रहे थे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 डिस्कस करने वाले हैं जी, है ना। क्वेश्चन नंबर 26 दे सकते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। प्रतिबिंब बनने का किरण आवर्धन क्षमता है तो व्यंजक, ये डिस्कस करेंगे। फिर गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र की स्थापना भी करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ये है लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोग के पास पीडीएफ होगा, है ना। पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तभी तो ठीक होगा जी। क्वेश्चन नंबर 26, आंसर नंबर 26। आंसर नंबर 26 यदि हम यहाँ पे देखें तो आंसर नंबर 26 में जो पूछा गया है उसका आंसर होगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप पढ़े होंगे आप लोग। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता हेतु व्यंजक ज्ञात करना। आपको पता होगा कि ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या चीज़ है ना। अकेला एक उत्तल लेंस होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। उसकी आवर्धन क्षमता को बढ़ाने के लिए हम एक से अधिक लेंसों का प्रयोग करते हैं, तो वो बन जाता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक, इसकी आवर्धन क्षमता का फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, m इज इक्वल टू 10 बीटा डिवाइडेड बाई 10 अल्फा। क्या याद आया ये चीज़ें? आवर्धन क्षमता का सूत्र है मैग्नीफाइंग पावर का, m इज इक्वल टू 10 बीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा। 10 बीटा क्या चीज़ है? बीटा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित, या बोल सकते हैं सीधा प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को हम लोग कहते हैं क्या? आवर्धन क्षमता, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। डायग्राम यदि हम देखें तो डायग्राम आपको पता होगा। मान लेते हैं हमारे पास एक क्या है, लेंस है, उत्तल लेंस, जो कि वस्तु की ओर है, तो इसे हम लोग O से रिप्रेजेंट करते हैं। इस लेंस को हम लोग इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं या अभिदृश्यक लेंस कहेंगे हिंदी में।
इसी की ओर, मतलब जो लेंस वस्तु की ओर होगा अभिदृश्यक, जिस लेंस से हम देखने का काम करेंगे वो नेत्रिका लेंस होता है। हमारे पास एक वस्तु है मुख्य अक्ष पर, इस वस्तु का नाम क्या है? ए बी। इस ए बी का प्रतिबिंब बनता है कहाँ पे? ए डैश बी डैश पर बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ये जो ए डैश बी डैश है, इधर चूंकि क्या है? नेत्रिका लेंस है। एक लेंस है जिसका नाम क्या है? नेत्रिका। वो नेत्रिका लेंस अभिदृश्यक लेंस से बड़ा होता है जी। नेत्रिका लेंस को इस तरीके से, या इस दोनों लेंस को इस तरीके से व्यवस्थित किया गया है कि इसको आगे पीछे सरकाया जा सकता है। इस व्यवस्था को हम लोग रैक पिनियन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा? रैक पिनियन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। यदि हम बात करें तो ये जो ए डैश बी डैश है, इस नेत्रिका के लिए, नेत्रिका को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई पीस फर्स्ट लेटर। नेत्रिका के लिए वस्तु की तरह काम करता है और इसका जो अंतिम प्रतिबिंब है, ठीक है, इसका जो अंतिम प्रतिबिंब है इस तरीके से पीछे बनता है, और इस पीछे जो बनता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पी क्यू के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानेंगे जी? पी क्यू। ये हो गया पी और ये क्या हो गया? क्यू। आपको जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है वो समझ जाइए अंतिम प्रतिबिंब है। क्या बातें यहां तक क्लियर हुई? ठीक है, क्या बात यहां तक क्लियर हो गई जी? आप याद रखना, यहां से इस नेत्रिका की जो बीच की दूरी है वो क्या है? डी है। डी मतलब डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ठीक है, और एक चीज याद रखना, एक डायग्राम आपको और बनाना पड़ेगा। किसके लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए। ये है ऑब्जेक्टिव, और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण, ये प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण नेत्रिका पे जो कोण बनेगा उस कोण को हम लोग किसके नाम से जानेंगे? बीटा के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे जी? बीटा। आप देख सकते हैं बीटा कहाँ बना है। और जहाँ ये वस्तु है, ये वस्तु ए, वस्तु क्या है? ए, और ये क्या है? बी। ये क्या हो जाएगा? अल्फा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। ये डायग्राम से ही हमको बनाना है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता है तो व्यंजक। चीजें क्लियर हुई? इसको एक्सप्लेन भी करना होगा आपको एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं, हमको पता है m इज इक्वल टू क्या होता है? आप देख सकते हैं, पहले भी लिख चुके हैं, 10 बीटा अपान क्या हो जाएगा? 10 अल्फा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानकर चलते हैं। आपको पता है 10 थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। 10वीं पढ़े होंगे जी क्लास 10th में, लंब बटे आधार। अब देखिए ये 10 बीटा कहाँ पे बना है? ध्यान से देखो, यहाँ पे ये देखो 10 बीटा, ये क्या हो गया? लंब, और ये क्या हो गया? आधार। समझ पा रहे हैं? 10 बीटा देखो तो क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, ए डैश बी डैश अपान ई बी डैश। इसी तरीके से 10 अल्फा इज इक्वल टू, फिर से लंब बटे आधार, यहाँ पे देखो ये लंब बटे आधार, यहाँ जहाँ अल्फा बने हैं उसी को तो देखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा? ए बी अपान क्या हो जाएगा? ओ बी, और ओ बी का मान है मतलब क्या? डी। तो लिख सकते हैं 10 अल्फा इज इक्वल टू ए बी अपान क्या? डी। इस 10 बीटा और 10 अल्फा दोनों की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। सो व्हेन we will put this value in equation number first, what will we get? m is equal to a dash b dash divided by e b dash होगा इनटू, अब मुझे बताओ इनटू में चेंज करूंगा, d ऊपर चला जाएगा जी, d अपान क्या हो जाएगा? ए बी। इसी तरीके से क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपान क्या हो जाएगी? ए बी इंटू डी अपान ई बी डैश। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? समझ में आया ना? चलिए अब हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू निकालने वाले हैं। आप लोग क्लास 10th में समरूप त्रिभुज पढ़े होंगे जी, सिमिलर ट्रायंगल पढ़े होंगे, और जितने भी समरूप त्रिभुज होते हैं उसकी भुजाएं, संगत भुजाएं आपस में समानुपाती होता है। हमारे पास भी एक समरूप त्रिभुज है, उस समरूप त्रिभुज का ध्यान से देखो, मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ। ये क्या आपको नजर आया? ये देखो ये 90 डिग्री का एंगल, ये भी क्या है? 90 डिग्री का एंगल, ये भी समकोण, ये भी समकोण। समझ में आया? ये लंब है तो ये भी लंब, और ये क्या हो जाएगा? आधार है तो ये आधार। तो आपको पता है लंब का लंब के साथ, आधार का आधार के साथ, और कर्ण का कर्ण के साथ हम अनुपात करेंगे। तो इन दोनों भुजा, मैं त्रिभुज लिख देता हूँ, त्रिभुज जब लिखूंगा समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी ओ
और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, ये दोनं त्रिभुज आपस में समरूप हैं। समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होता है, अतः ए डैश ए बी अपान ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ बी अपान ओ बी डैश। कैसे पता चला? देखो, लंब का लंब के साथ डिवाइड, आधार का आधार के साथ और कर्ण का कर्ण के साथ। तो कर्ण की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्या इसी को हम ऊपर नीचे करें तो क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश अपान क्या हो जाएगा? ए बी इज इक्वल टू ओ बी डैश अपान क्या हो जाएगा? ओ बी। ठीक, इस ए डैश बी डैश की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे, जहाँ पे आपको येलो कलर का सर्कल दिखाई दे रहा है, ये राउंड दिखाई दे रहा है। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? देखो, पुट करेंगे तो m इज इक्वल टू ओ बी डैश अपान हो जाएगा ओ बी इंटू डी अपान ई बी डैश। क्या क्लियर हुआ यहाँ तक? अब बताओ, ओ बी डैश क्या है? अभिदृश्यक से किसकी दूरी? प्रतिबिंब की दूरी। देखो, ओ बी डैश, तो इसको हम लोग, आपको पता है, प्रतिबिंब की दूरी को b से रिप्रेजेंट करेंगे और वस्तु की दूरी को हम लोग u से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, बताइए। ये गाड़ी का चाबी है और ये अलग है। ठीक है, एक का है सर। वो सर का होगा, गाड़ी की चाबी रहने दो, गाड़ी की चाबी ये भी। ठीक है, तो समझ में आया क्या बोला मैं? आपको समझ में आया होगा। वो प्रतिबिंब की दूरी को डैश लिखा है, मतलब वो प्रतिबिंब की दूरी है ये। तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू, इसको वी ओ लिखेंगे, इसको ओ बी वस्तु की दूरी, यू ओ इंटू डी अपान ई बी डैश नेत्रिका के लिए वस्तु का काम कर रहा है ये। तो इसको क्या लिखेंगे? इसको क्या लिखेंगे? वस्तु की दूरी यू ई लिखेंगे। चिन्ह परिपाटी का नियम जानते हैं आप। ठीक है, ये क्या है? अभिदृश्यक के लिए लेफ्ट साइड है कि राइट साइड? राइट साइड क्या लेंगे? पॉजिटिव। ये लेफ्ट साइड निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी क्या? निगेटिव। क्यों? आप देख सकते हो, इसके राइट साइड होगा अभिदृश्यक के लिए वो पॉजिटिव, लेकिन नेत्रिका के लिए वो क्या हो जाएगा? निगेटिव। चिन्ह परिपाटी का नियम आप लोग पढ़े होंगे, उस हिसाब से यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, क्लियर हुई चीजें? तो m इज इक्वल टू एक्लिस्ट लेंगे वी ओ अपान यू ओ इंटू डी अपान यू ई, माइनस माइनस प्लस हो गया, एटलीस्ट हमको मिलने वाला है क्या? माइनस। तो ये हमको निकल गया, आ गया क्या? आवर्धन क्षमता की सूत्र। ठीक है, किसका सूत्र आ गया? आवर्धन क्षमता का सूत्र। लेकिन इसको दो स्थिति में निकालने के लिए बोला गया है जी। जब प्रतिबिंब कहाँ बने? v इज इक्वल टू डी पे बने। d मतलब डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन। तो हमारे पास एक लेंस सूत्र है 1 अपान एफ इज इक्वल टू 1 अपान v माइनस 1 अपान यू। नेत्रिका के लिए अप्लाई करते हैं सबको, तो e लिख दो। ऊपर हम d का मल्टीप्लाई करेंगे तो d आ जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि इसकी वैल्यू हम पुट करना चाह रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? d अपान एफ ई इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा, माइनस d अपान वी ई माइनस d अपान माइनस यू। तो ये माइनस माइनस क्या दे देगा? प्लस देगा। अतः क्या हो जाएगी? d अपान एफ ई इज इक्वल टू, ये भी तो d ही है ऊपर नीचे, समझ में आया? ये d है, ये भी d कैंसिल। कैसे? क्योंकि v क्या है? d है जी। v क्या है? d है। d कैंसिल तो माइनस 1 होगा, माइनस माइनस प्लस d अपान यू ई, माइनस उधर जाके क्या बना देगा? प्लस बना देगा। तो क्या मिलेगा? d अपान यू ई इज इक्वल टू, ये माइनस उधर जाके क्या बनेगा? 1 प्लस डी अपान एफ ई। इस d अपान यू ई की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मानकर चलते हैं। तो क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू क्या है? माइनस वी ओ अपान यू ओ इंटू डी अपान क्या चीज़ है जी? यू ई। और इसी d अपान यू ई की वैल्यू हम निकाल लिए। m इज इक्वल टू माइनस वी ओ अपान यू इंटू, ये क्या निकाले? 1 प्लस डी अपान एफ ई। ये है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित क्या? वस्तु का आवर्धन क्षमता का व्यंजक। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक है। क्लियर हुआ? चीजें क्लियर हुए? दूसरा, जब प्रतिबिंब कहाँ पे बने? अनंत पर बने। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो वस्तु कहाँ पे होता है? वस्तु कहाँ पे होगा? फोकस पे। तो जहाँ यू ई लिखा है वहाँ क्या लिखेंगे? एफ ई। देखो वहीं पे। तो m इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वी ओ अपान यू ओ इंटू डी अपान, इस यू की जगह क्या लिखूं जी? बताओ। ये हो जाएगा एफ ई। क्या चीजें समझ में आई? बात समझ में आए? ये है जब
वस्तु कहाँ पे हो, प्रतिबिंब कहाँ अनंत पर बने और एक प्रतिबिंब कहाँ पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सीखा कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक क्या होता है। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। सरल सूक्ष्मदर्शी की ये क्या है, आवर्धन क्षमता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये लास्ट ही क्वेश्चन था। ठीक है, इसका अथवा बचा हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं। इसका अथवा क्या प्रश्न है, क्वेश्चन देखें, मॉडल क्वेश्चन। किसी गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र हेतु व्यंजक निकालना है। मिला, किसी गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र हेतु व्यंजक, ये μ2 डिवाइडेड बाई बी माइनस μ1 डिवाइडेड बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r। ये प्रश्न आ सकता है जिसकी आने के चांसेस ज़्यादा है। आप इसको तो प्रैक्टिस कर ही लो, समझ में आया। इसको हम लोग उत्तल पृष्ठ के लिए देखते हैं। गोलीय पृष्ठ बोल दिया है, क्वेश्चन में आपको अवतल वाला भी दे सकता है, उत्तल वाला भी दे सकता है, कॉन्वेक्स वाला भी दे सकता है और कॉन्केव वाला भी दे सकता है। ठीक, इसका आर वाला क्वेश्चन देखते हैं और करते हैं। प्रश्न है गोलीय पृष्ठ की, आंसर नंबर कौन सा जी, आंसर नंबर है हमारे पास 26। और 26 में हम ये देख लेते हैं गोलीय पृष्ठ की अपवर्तन सूत्र हेतु व्यंजक। गोलीय पृष्ठ, इस गोलीय पृष्ठ को हम लोग उत्तल मानकर चलते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स सरफेस मानकर चलते हैं। अपवर्तन सूत्र हेतु व्यंजक निकालने वाले हैं। पहले हम लोग निकालेंगे μ-1 डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू μ/b माइनस 1/u। आपको पता है, इसी को सी फिर निकल जाएगा। अपवर्तन सूत्र है μ-1/r इज इक्वल टू μ/b माइनस 1/u। बोलेंगे सर ये तो नहीं है, यही है, देखना आप पहले देख लो। ठीक, क्या बात समझ में आई यहाँ तक, है ना। चलिए, गोलीय पृष्ठ जो लेने वाले हैं, स्फेरिकल सरफेस लेने वाले हैं स्टूडेंट, दैट इज कॉन्वेक्स सरफेस। हमारे पास मान लेते हैं एक गोलीय पृष्ठ है, इस गोलीय पृष्ठ को मैंने उत्तल पृष्ठ मान लिया। ठीक है, आपको पता होगा इस उत्तल पृष्ठ का ये क्या है, ध्रुव का काम करता है। ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा क्या होगा, मुख्य अक्ष होगा। इस पृष्ठ का कुछ केंद्र इस पृष्ठ पर क्या होगा, पृष्ठ पर खींचा गया, ये त्रिज्या है ना, इस त्रिज्या को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, लंब होती है, टेंजेंट लाइन, रेडियस। ठीक है, क्या बात समझ में आई। ठीक, अब क्या होगी, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक बिंदु आकार का कोई वस्तु है जिसको मैंने क्या मान लिया, ओ मान लिया। ओ से एक प्रकाश किरण जाएगी। आप समझ जाना ये क्या है, वायु है, यानी कि कौन सा माध्यम, विरल माध्यम, और ये कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। इसकी अपवर्तनांक μ2 मान लेंगे और इसका जो अपवर्तनांक है μ1 मान लेंगे। जैसे ही प्रकाश किरण विरल माध्यम से रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जाएगा, ये प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगा, अपवर्तन के नियम से पढ़े हो आप, और अभिलंब की ओर झुक जाएगा और अपने मार्ग के अनुसरण करेगा। ये हमारे पास नॉर्मल है। आपतित किरण, ये कौन सा किरण, आपतित किरण, और ये क्या है, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, और ये कौन सा किरण जी, इंसिडेंट रे। आपतित किरण बोलते हैं। बनने वाला कोण आई होगा, यहाँ पे बनने वाला कोण आर होगा, रिफ्लेक्शन एंगल। इस कोण को हम लोग अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, बीटा, और ये वाला कोण थीटा जो क्या है, सी का काम कर रहा है। यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उस बिंदु आकार की वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको वक्रता केंद्र कहते हैं। ये चीज़ें आप लोग पहले से जानते हैं जी। क्या चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई। ठीक, आगे बढ़े, चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई, हो गई सर, अच्छा ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं, ये क्या है, P। ठीक है, जहाँ पे इंसिडेंट हुआ उसको हम लोग M मान लेते हैं। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे ट्रायंगल प्राप्त हो गए। आपको पता है स्नेल का नियम पढ़े होंगे, म्यू इज इक्वल टू क्या जी, साइन आई अपान क्या पढ़े होंगे, साइन आर। यदि एंगल बहुत छोटा हो तो इसको हम लोग साइन को हटा देते हैं, लिख सकते हैं म्यू अपान आर।
तो I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, म्यू आर। क्या ये चीज़ें क्लियर हैं? इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें, क्या ये चीज़ें क्लियर हैं? ये जो आपको I और R दिखाई दे रहा है, एक आपतन कोण है, दूसरा क्या है, अपवर्तन कोण। आप क्लास 9th में पढ़े होंगे किसी भी त्रिभुज के बहिष्कोण का मान, पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़े जी। ये त्रिभुज हम बना देते हैं, यदि ये क्या है, बहिष्कोण है, तो उसके अन्य दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। यदि मान लेते हैं ये 60 अंश है, तो इन दोनों को भी जोड़ूंगा तो कितना होगा, 60 अंश होगा। अच्छा सर ऐसा है, हाँ ये देखो, इसको और अच्छे से बना देता हूँ मैं। ये मान लेते हैं एंगल 1 है, ये एंगल 2, एंगल 3 है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 लिख सकते हैं। क्या चीज़ें क्लियर है? क्योंकि इस नियम का प्रयोग करने वाले हैं यहाँ पे। अब देखो, क्या मैं I इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा लिख सकता हूँ? ट्राइंगल MOC की बात करूंगा तो ये वाला ट्राइंगल, ये बहिष्कोण, ये दोनों अंतःकोण लिख सकते हैं क्या, I इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। I की वैल्यू निकल गया। इसी तरीके से यहाँ पे थीटा है, ये R है, बीटा है। थीटा क्या चीज़ है, बहिष्कोण। थीटा इज इक्वल टू R प्लस बीटा। किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, MCI की। तो R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, थीटा माइनस बीटा। क्या लिख सकते हैं, थीटा माइनस बीटा। इस R का मान और इस I का मान कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, म्यू इज इक्वल टू I इज इक्वल टू क्या है, म्यू आर, और I की वैल्यू हमने क्या निकाल लिया, अल्फा प्लस थीटा। म्यू इज इक्वल टू R की वैल्यू क्या निकाले हैं, देख लो जी, थीटा माइनस बीटा। थीटा माइनस बीटा, आपको ये अल्फा थीटा बीटा जो भी दिखाई दे रहे हैं वो सब के सब क्या है, एंगल है, कोण है, और कोण बराबर होता है चाप बट्टे त्रिज्या। समझ में आया? हमारे पास जो चाप का काम कर रहा है वो क्या काम कर रहा है, PM, और त्रिज्या क्या है, अलग अलग होगी। अल्फा के लिए, थीटा के लिए अलग, बीटा के लिए अलग। देख लो, यदि मैं अल्फा को कोण मानूं, चाप क्या होगा, PM, भले ही आपको उल्टा दिखाई दे रहा है ये, लेकिन चाप इसी को मानेंगे, तो PM अपान क्या हो जाएगा, PO। थीटा की बारी आएगी तो PM अपान PC, और बीटा की बारी आएगी तो PM अपान PI, जहाँ पे वो बना है। क्लियर हुआ? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यदि हम पुट करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगी PM अपान PO, ओ वस्तु, PM अपान PC वक्रता केंद्र, म्यू का म्यू, ये हो जाएगा PM अपान PC माइनस PM अपान बीटा। कहाँ बना है, प्रतिबिंब पर बना है, सब जगह PM है, बाहर निकाल दो मोदी जी को। कहाँ, यहाँ, ये हो जाएगा 1 अपान PO प्लस 1 अपान PC होगा, इज इक्वल टू म्यू PM 1 अपान PC माइनस क्या हो जाएगा, 1 अपान PI। ये PM कैंसिल हो जाएगी। आगे बढ़ें, अब इसको सिंबल डालें। 1 अपान वस्तु की दूरी किसे रिप्रेजेंट करते हैं, U। किस साइड है वस्तु, प्लस की माइनस साइड है, माइनस साइड है, माइनस लिख दिए। प्लस 1 अपान वक्रता त्रिज्या को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, R से, इज इक्वल टू म्यू 1 अपान, इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा म्यू अपान PC, R होगा, प्लस ही होगा ये जी, राइट साइड है, चिन्ह परिपाटी का नियम, माइनस क्या हो जाएगा, म्यू अपान, ये हो जाएगा V, ये प्लस ही होगा ये भी, क्योंकि वो राइट साइड है। इसी को यदि हम R को एक साइड कर लें और इसको एक साइड कर लें, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, म्यू अपान B माइनस 1 अपान U, ये हो जाएगा म्यू अपान R, इधर जाके माइनस हो जाएगा 1 अपान R। क्या चीज़ें क्लियर है? अच्छा चलिए आगे बढ़ें। ये हो जाएगा म्यू अपान R, इस साइड को पहले लिख दें क्या, ये क्या हो जाएगा, देखो LCM म्यू माइनस 1 अपान R इज इक्वल टू म्यू अपान B माइनस 1 अपान U। जहाँ म्यू लिखे हैं वही क्या है पता है, म्यू 2, और जहाँ 1 लिखे हैं वही क्या है, म्यू 1। कैसे में, क्योंकि ये हम जो पहला माध्यम माने थे उसको क्या माने थे, वायु या निर्वात, और वायु और निर्वात की जो अपवर्तनांक होती है वो किसके बराबर होता है, लगभग 1 के बराबर होता है। और जो विरल माध्यम है, ठीक है, विरल माध्यम सॉरी सघन माध्यम है, उसकी अपवर्तनांक नहीं पता, तो हम क्या मान लिए, म्यू 2 मान लिए। तो इसी को अब रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा देखो म्यू 2 माइनस म्यू 1 डिवाइडेड बाई R, म्यू 2 अपान क्या हो जाएगा V, माइनस हो जाएगा म्यू 1 अपान U।
इस तरीके से आपको बनाना है। यही क्या है? गोली पृष्ठ की अपवर्तन सूत्र हेतु व्यंजक है। ठीक, आप देख सकते हैं पीछे, आप नोट डाउन कर लो आराम से अच्छे से। आंसर नंबर 26 का आर वाला क्वेश्चन है, अथवा वाला प्रश्न है। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नोट डाउन करिए, प्रॉपर पढ़ाई कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार फार्मूलाज को याद कीजिए, ऑन द स्पॉट किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ऐसे कुछ टेक्निक्स हैं जिससे आपका एग्ज़ाम बेहतर जाएगा। स्टूडेंट लाइफ में आपको लर्निंग करना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट लाइफ एक लर्निंग लाइफ भी होती है। सीखने की जो क्षमता है अभी आपका बेस्ट होगा स्टूडेंट लाइफ में ही, और सीखने की जो क्षमता है, स्टूडेंट लाइफ गया मतलब ऐसा नहीं कि सीख नहीं सकते, लेकिन उसकी जो प्रोबेबिलिटी है सीखने की स्टूडेंट लाइफ में ज़्यादा रहता है। सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मॉडल आंसर कंप्लीट हो गई। मॉडल आंसर का जो सॉल्यूशन वीडियो जो डी अकेडमी ने कंप्लीट किया था, बोला था, उसने कंप्लीट करके दिखाया। ठीक है, और इस तरीके से और मैथमेटिक्स का भी है, और कोशिश करेंगे केमिस्ट्री के भी वीडियोस यहाँ डलें। क्लास 10th की मैथमेटिक्स का भी सॉल्यूशन वीडियो डलने वाला है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को जो बोर्ड क्लास की तैयारी कर रहे हैं, शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।